अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और नज़र ख़बरों पे बनते बनते पहली नज़र आज की दिल्ली में हुई आज की मीटिंग पर थी। दोपहर 3 बजे मीटिंग हुई, 7 बजे ख़त्म हुई, लगभग 7 बजे, और 4 घंटे तक हुई मीटिंग में जम्मू कश्मीर से साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उसके साथ साथ गुफ्कार अलायंस के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ़ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, मुजफ्फर हुसैन बेग, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर दिफा होम मिनिस्टर अमित शाह, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह, गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ गुलाम अहमद मीर कांग्रेस से, मास्टर तारा चंद और प्रोफेसर भीम सिंह, ये सब रहे। और इसके साथ साथ बीजेपी से कुविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना। दिल्ली में करीबन 4 घंटे तक हुई मीटिंग, और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ खुल के तफसीलात का इंतज़ार है। और इस इंतज़ार में जो बीजेपी ने बताया, जो कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने बताया, उस हवाले से यही कहा जा सकता है कि 5 पॉइंट्स पर्टिकुलरली डिस्कस हुए हैं। दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई होगी, लेकिन जो कुछ बाहर निकल के आया उसमें सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जो मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि अंदर जो बात हुई उसमें वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल खामोश है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शांति है, कोविड भी कम हो रहा है, डीडीसी बीडीसी के इंतखाबात भी हो चुके हैं और अब स्टेटहुड की रेस्टोरेशन होनी चाहिए। ये मशवरा दिया गया, और मशवरे के साथ साथ ये भी बताया गया कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल किया जाना चाहिए, यानी इंतखाबात होने चाहिए। पहले 2 पॉइंट नंबर 1 स्टेटहुड की रेस्टोरेशन, पॉइंट नंबर 2 इंतखाबात जम्मू कश्मीर में, डेमोक्रेसी, और तीसरा कुल मिला के देखें तो आसपास ये 370 नहीं बल्कि 35A के आसपास घूम रहा है, जो गुलाम नबी आज़ाद ने बताया। और गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि डोमिसाइल राइट्स, ज़मीन के राइट्स, नौकरियों, इसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि मरकज़ी सरकार इन चीज़ों की गारंटी दे दे। ये बताया गया 35A के हवाले से मीटिंग में बताया गया। कश्मीरी पंडितों की वापसी के हवाले से बताया गया कि सभी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि कश्मीरी पंडित जो लगभग 30 सालों से एक बड़ी तादाद में माइग्रेट हुए हैं, उनकी वापसी के लिए इक़दाम उठाए जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात 370, 35A की बात हो गई, 370 पॉइंट नंबर 5, उस पर क्या बात हुई? गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया को बताया कि कुछ लोगों ने 370 का मामला उठाया, लेकिन अक्सर ने बताया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट जाने, जुडिशल में ये मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया को बताया। आपको बताएं मीटिंग लगभग 4 घंटे, 3 बजे दोपहर शुरू हुई, 7 बजे के करीब ख़त्म हुई। और सबसे पहले मीटिंग से गुलाम नबी सज्जाद गनी लोन और मुजफ्फर हुसैन बेग बाहर निकले, और मुजफ्फर हुसैन बेग ने यहाँ मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि कंडक्टिव एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई, और उसके फ़ौरन बाद यहाँ बीजेपी के रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और उनके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं बीजेपी के डॉक्टर निर्मल सिंह, वो बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से बात की। उसके बाद कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, मास्टर तारा चंद और उसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद बाहर निकले। और जहां बीजेपी ने भी मीडिया से बात की, वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात मीडिया इस जो आज की मीटिंग थी इसकी तफसीलात मीडिया को फराहम की। कुल मिला के बात 5 पॉइंट्स की हुई, और 5 पॉइंट्स की इस मीटिंग में पहला पॉइंट स्टेटहुड रेस्टोरेशन का था, दूसरा इंतखाबात का था, तीसरा 35A के आसपास हम कह सकते हैं ये था, और चौथा माइग्रेंट पंडितों की वापसी, 5वां पॉइंट दफ़ा 370। उसका कुछ लोगों ने बताया, अक्सर ने बताया कि ये मामला, अक्सर ने इस मीटिंग में बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, को मौजूद अदालत में है। तो 5 पॉइंट्स डिस्कस हुए, और इन्हीं 5 पॉइंट्स के आसपास कुल मिला के आज की ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग के हवाले से बताते चलें, महबूबा मुफ्ती कल ही दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, फारूक अब्दुल्ला आज दिल्ली रवाना हुए, और दिल्ली पहुंचते ही फारूक अब्दुल्ला के तेवर कुछ बदले हुए थे, जो तेवर कश्मीर में थे वो नहीं थे। और जब दिल्ली पहुंचते ही मीडिया ने उनसे पूछा कि महबूबा मुफ्ती ने जो पाकिस्तान के रिलेटेड बयान दिया गया है, उस बयान में क्या आपको रिएक्शन है। रिएक्शन मीडिया ने उनसे जानना चाहा
तो फारूक अब्दुल्ला ने बताया ये उनका ज़ाती बयान है। और इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें, इस मीटिंग में बीजेपी के लीडरान के मुताबिक, जो बीजेपी लीडरान ने मीडिया को बताया, पाकिस्तान रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है और कुल मिला के अंदर के जो 5वां पॉइंट्स हैं उस पर ही बात हुई। और इस मीटिंग के हवाले से इंतज़ार है कब फारूक अब्दुल्ला मीडिया को ब्रीफ करेंगे, कब महबूबा मुफ्ती ब्रीफ करेंगी और कब गुपकार अलायंस कुल मिला के मीडिया को ब्रीफ करेगा और क्या क्या बताएगा, क्या अंदर हुआ, किस तरह का माहौल था। माहौल के हवाले से सब लोगों ने बताया कि कंडक्टिव एटमॉस्फेयर था, पेशेंस थी, गौर से सुना गया और साफ जाहिर है करीबन 4 घंटों की मीटिंग और 4 घंटों की मीटिंग में गौर से सब ने सुना होगा। और इस 4 घंटों की मीटिंग के बाद कुल मिला के 5 पॉइंट से सामने आए। चलिए अब मुद्दा बातचीत का, और बातचीत के हवाले से, मीटिंग के हवाले से उम्मीद कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा थी। और दोपहर 3 बजे जब दिल्ली में मीटिंग शुरू हुई तो अक्सर घरों में लोग टीवी के सामने बिल्कुल खड़ा हो गए, जम गए और यूं लग रहा था कि अक्सर ये सिचुएशन जो है हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों के दौरान देखते हैं। और वही उम्मीद, वही आस लेके आज कश्मीरी भी थे। दोपहर 3 बजे के आसपास ही लोग घरों में दुबकना शुरू हुए, टेलीविजन सेटों के सामने नजरें लगाए हुए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब क्या ऐलान होगा दिल्ली से और आम लोगों की क्या उम्मीद थी। आज इस मीटिंग के हवाले से यहाँ पे हमने लोगों से बात की। इस मीटिंग का खैर मकदम करते हैं और चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस मिले और जो भी यहाँ पे परेशानी है लोगों में, जो भी आजकल यहाँ पे चल रहा है, हर एक चाहता है कि अच्छा पैगाम आए वहाँ से और अच्छा एक फैसला आए कि जो हमारे कश्मीर के लिए अच्छा हो। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, पीएम साहब हमारे लिए अच्छा सोचे, उन्होंने हर एक के लिए अच्छा सोचा और हमारे लिए भी अच्छा, हमारे यूथ के लिए खासकर कुछ अच्छा पैगाम भेजे। ये उम्मीद की बात। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं और दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में हादसात और हादसात में सरहदी जिला कुपवाड़ा का टंगडार का इलाका, जबड़ी की गली और जबड़ी की गली में दिलदोज हादसे की खबर है। और बताया जाता है कि एक मुसाफिर बरदार गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8 माह के करीब बताई जाती है और एक और शख्स की मौके पर यहाँ पे मौत वाक़ हुई। 7 लोग इस हादसे में जख्मी हुए जिन्हें टंगडार के अस्पताल पहुँचा गया, जहाँ से 2 को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 7-8 महीने का बच्चा आफान और उसके साथ साथ 90 साल सफदर अली की इस वाक़े में मौत वाक़ हुई है। 7 के करीब इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीक या यूँ कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल का गांव, जबड़ी का गांव और वहाँ पे हादसा। लेकिन हमारे पास खबर है कि उधमपुर में भी गैस धमाके से 9 लोग जख्मी हुए हैं। और बताया जाता है कि कल रात 9 बजे के करीब उधमपुर में के मासाराम के 2 मंजिला इमारत में आग लगी। लोग आग बुझाने के काम में मसरूफ थे कि अचानक घर में मौजूद गैस सिलेंडर इस आग की नज़र हुआ और गैस सिलेंडर के धमाके में ये 9 लोग जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी अस्पताल पहुंचा गया। ताहम यहाँ कुछ तनाव भी देखा गया और जम्मू की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ यहाँ मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए बताया कि जम्मू की इंतज़ामिया यहाँ बरवक़्त इक़दामात नहीं उठा सकी थी। ये जम्मू से लेके कश्मीर तक की सूरत-ए-हाल। लेकिन इसी सूरत-ए-हाल में बताते चलें, डेली वेजर आज भी परेशान और डेली वेजर अक्सर सरकारी इदारों पर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। पुलवामा के इलाके, माफ़ कीजिएगा, शोपियां के इलाके में भी डेली वेजर मुजाहरा करे थे और इन डेली वेजरों का, महकमे जंगलात के डेली वेजरों का इल्ज़ाम महकमे के ही डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ था। और बताया गया, यहाँ पे इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया गया कि महकमे में जितने लोग हैं उतना तो ठीक था, लेकिन तनख्वाहें उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की निकाली जाती हैं और जो हक है उनका वो मारा जाता है। बताया गया कि जो लिस्ट यहाँ मुस्तक डेलीवेजनों की तैयार की गई है उसमें तो पहले ही असली नफ आदमी जो हैं, मुस्तक अफराद जो हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। और साफ जाहिर है इन लोगों का इल्ज़ाम था कि जानबूझ के उनकी लोकल इंतज़ामिया DFO के हवाले से बताया गया कि यहाँ उन्हें जहनी परेशानियों में मुब्तला भी कर रहा है। और आपको नाज़रीन बताएं, जंगलात के साथ साथ PDD यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़ और एहतजाज करते रहे। नाराज़ी मुलाजमीन ने एक बार फिर
पुलवामा में आज एहतजाज करते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से वो तनख्वाहों से महरूम भी है। यहाँ बताया गया कि बिजली फीस उनसे वसूल कराई जाती है, बिजली फीस के लिए उन्हें कई जगहों पे मार भी खानी पड़ती है, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी होती है तो इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है और यहाँ इन लोगों ने बताया कि इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और एसके कॉलोनी एसके पूरा बांडीपोरा का इलाका और एसके बाला बांडीपोरा के इलाके के लोगों का भी मुजाहरा था और मुजाहरे की ख़ास वजह यही थी कि एसके बाला बांडीपोरा के आसपास जो काने हैं जहाँ से पत्थर निकलते हैं, रेत निकलते हैं, हमाम के लिए पत्थर निकलते हैं, वो इस आबादी के लिए रोज़ी रोटी का बड़ा ज़रिया थी, बड़ा वसीला थे। लेकिन साफ जाहिर है कानकनी पर सरकार की पाबंदी तो उन्हें इस रोज़ी रोटी से महरूम भी किया गया। लेकिन अब सरकार ने जहां कानकनी पर पाबंदी भी हटा दी है, लोगों को इजाज़त भी दी गई है, कुछ बाहर के लोगों के जो टेंडर्स मंसूब भी किए गए, लेकिन आज भी बांडीपोरा की ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कोताही करी है, उन्हें आज भी कानकनी की इजाज़त नहीं दी जाती है। और चलिए नाज़रीन, अच्छी खबर भी बताते चलें, मुजाहरे भी अपनी जगह पे, लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है और उम्मीद की किरण भी है। 370 करोड़ रुपए की कसी रकम खर्च भी हो रही है और ये खर्च इरा डिपार्टमेंट कर रहा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल किया जा रहा है। और डॉक्टर आबिद रशीद ने आज हमारे साथ एक ख़ुसूसी गुफ्तगू में बताया कि वर्ल्ड बैंक के साथ इश्तराक में जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर आबिद ने बताया कि 1200 बेड की कैपेसिटी वाले वो हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को कोविड से लड़ने की ताकत दी जाएगी, हिम्मत दी जाएगी। और डॉक्टर आबिद ने बताया कि इब्तदाई तौर पे 370 करोड़ रुपए मखसूस किए जा चुके हैं और आगे बहुत ज़्यादा उन्हें उम्मीद भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का सपोर्टेड प्रोजेक्ट जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से $50 मिलियन की रकम मुश्खस की गई है, जो तकरीबन 370 के करीब करोड़ के करीब बनती है। इस रकम का इस्तेमाल कोविड के ख़िलाफ़ कोविड मैनेजमेंट करने में पूरे जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में किया गया है। अभी तक डिफरेंट इक्विपमेंट, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज, CT स्कैन मशीन्स, क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स में JNK में अक्रॉस द बोर्ड प्रोक्योर किया गया है। और उसकी वजह से कोविड की आप जानते हैं कि अमवात JNK में एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग स्टेट्स लाइक दिल्ली एंड पंजाब एंड बाकी तमाम स्टेट्स में उस हवाले से कम रही हैं। इसी तनाजुर में 30 के करीब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमने बनाए हैं, सेटअप करने का काम हाथ में लिया है। ये 30 डिफरेंट लोकेशंस हैं जो दूर दराज के करीब गांव देहात हैं, जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट किया जाएगा। ये पहले कभी भी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दिस हैज़ हैपेंड कि इतने दूर और पसमानदा इलाका जात में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना आसान तरीके से इम्प्रूव किया जाए। आप ये जान के मसरत होगी आपको कि ये ऐसे इलाके हैं जहां हॉस्पिटल्स को अब ऑगमेंट करके उनकी कैपेसिटी ऐसी बढ़ा दी जाएगी। कोविड मैनेजमेंट उनके लिए रेफरल्स सिस्टम जो था और जम्मू और श्रीनगर मेन सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और रश होता था कोविड पेशेंट्स का, वो हमारी उम्मीद है कि इससे बहुत कम हो जाएगा। कुछ ऐसे इलाके हैं गुरेज, टंगडार, ऊड़ी, करना वगैरह, क्रीरी, केलर, हाजन, यारीपुरा, जैनपुरा, ये कश्मीर डिवीज़न में है। इसी तरह से बसोली, गंडो, बनी, हीरानगर, गगवाल, रामगढ़, जम्मू डिवीज़न के दूर दराज इलाके। इसमें 4 तरह के काम लिए जा रहे हैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में। सिविल और इलेक्ट्रिकल काम तो फिलवक्त हर जगह स्टार्ट हो गया है। LOC के नज़दीक जो एरियाज़ हैं उन पे भी काम हमने बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में हमने काम स्टार्ट किया है वॉर फुटिंग में, ताकि हम इमीडिएटली इसको मुकम्मल कर सके। और चलिए नाज़रीन, कुलगाम की सूरत हाल भी बताते चलें। कुलगाम के आसपास के इलाकों में ईंट भट्टों की अच्छी खासी तादाद भी है और इन ईंट भट्ट मालिकान की तरफ से अक्सर मनमानियों की शिकायत थी। पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने खबर भी की थी, इंतज़ामिया ने ईंट भट्टों को यहाँ सरब मोहर भी किया, लेकिन वो कितने सरब मोहर हुए उसका अंदाज़ा तस्वीर खुद बता रही हैं।
सरबमोहर हुए कागजात में, लेकिन प्रैक्टिकली वो ईंट भट्ठे चल रहे हैं, मनमानियाँ हो रही हैं, ट्रक में बाज़ाब्ता लोड हो रही हैं। और इंतज़ामिया से जब पूछने की कोशिश की जाती है, जब इंतज़ामिया को पता चलता है कि यहाँ पे मीडिया उनसे पूछने आ रहा है, तो इंतज़ामिया अपना दफ्तर छोड़ के चली जाती है और जवाब यही होता है कि दफ्तर से बाहर हूँ, कल आपको जवाब मिलेगा। हम भी दफातर की तस्वीर भी ले आते हैं और हमारे नुमाइंदे ग्राउंड पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और कुलगाम की इंतज़ामिया से पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने, इंतज़ामिया कुलगाम ने खुद ही अपना हुक्मनामा जारी किया, तो उस हुक्मनामे पर अमल दरामद क्यों नहीं। और चलिए नाज़रीन, एक और पहलू पर भी नजर डालते हैं। कोविड के हवाले से आपको जानकारी मिली गई होगी, नया कुछ डेल्टा वैक्सीन आ चुका है और ये डेल्टा के हवाले से बताया जाता है कि कोविड के हवाले से जहां वैक्सीन तैयार की गई, लेकिन इस कोविड ने भी अपनी खाल बदलनी, गिरगट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और अब नए स्ट्रेन भी आ चुका है। जम्मू कश्मीर में भी एक पॉजिटिव केस इसका देखा गया है और सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस महाराष्ट्र में देखे गए। लेकिन कल रात दुनिया में एक नई खबर लेके आई, ब्राज़ील में 20,000 से ज़ायद लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में और ये कोविड से हुई है। थर्ड फेज़ की जहां बातें की जाती हैं, उस हवाले से बताया जाता है कि दुनिया में फिर ये चमेट के आ रहा है, लपेट के आ रहा है और दुनिया को लपेटे में ले रहा है ये कोविड अपना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। और इसी कोविड वैक्सीन के हवाले से अभी हिंदुस्तान में खबरें अच्छी हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन थर्ड फेज़ का हमें ख़तरा है और हमें उसके हवाले से एहतियात करनी चाहिए। और इसी एहतियात को आगे ले जाते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज ये भी बताया कि ज़िले में इस वक्त पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है वो 224 के करीब है और उन्होंने बताया कि हम कामयाब हो रहे हैं और जिस तरह से आवाम सपोर्ट कर रही है उस तरह से अगर हम आगे बढ़ते गए तो बहुत जल्द इस कोविड को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनंतनाग बांडीपुरा में सिर्फ 22 ऐसे मरीज़ हैं जो इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 2 मरीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी हैं। और उन्हें वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से बताया कि ज़िले में वैक्सीनेशन का अमल पहले ही जारी है और लोगों को चाहिए कि वैक्सीनेशन के अमल को आगे ले जाते हुए अपने आप को बचाएं, कोविड से डरें और कोविड से बचाने की तरगीबात में हिस्सेदारी अदा करें। अब जो कोविड के केसेस हैं, जितने टेस्टिंग हो रही है, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुए हैं और जो हमारे पर डे केसेस हैं वो भी कम हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो हमारी एक्सटेंसिव सैम्पलिंग का तो रहा ही, साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे चली और अभी हमारे जो 45 प्लस जो लोग हैं वो 91% वैक्सीनेटेड हैं। टोटल लगभग 1,14,000 वैक्सीन की डोजेज़ यहाँ पे दी गई हैं। 7,000 डोजेज़ इसमें से 18 to 44 एज ग्रुप की भी हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा रोल रहा जो मुझे लगता है और इसकी वजह से हमारी जो हम देखते हैं कि जो पॉजिटिविटी है वो कम भी हुई है। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अब बहुत सारे हमने अभी अपने डेटा से देखा कि कुछ ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी सेकेंड डोज लगना है। फर्स्ट डोज 60 to 70% तक प्रोटेक्शन दे देता है, वो भी एक काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन है, बट अगर 100% प्रोटेक्शन हमें चाहिए तो हमें सेकेंड डोज ज़रूर लगानी है। तो मेरी गुजारिश रहेगी ऐसे लोगों से जिनको अभी सेकेंड डोज लगानी है या जिनके घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लगानी है, क्योंकि अमूमन ये 45 प्लस होंगे, वो नियरेस्ट जो हमारी वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ पे जाएं और हमारी जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन है जो 18 to 44 चल रही है, अगर वो भी उनसे भी कॉन्टैक्ट करें तो वो वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज ज़रूर ले लें। इसी के साथ कोविड SOPs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है। जो ग्रेजुअल अनलॉकिंग की गई है और थोड़ी रियायत बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को मिली है, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमें SOPs को पूरी तरह फॉलो करना है। चलिए, हम कोविड से लड़ते रहेंगे। उम्मीद है इंतज़ामिया भी काम कर रही है और उम्मीद है कि कोविड से हम लड़ते लड़ते हम कामयाब भी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इंतज़ामिया के कई पुर्जे ढीले हैं। हमारा काम उनकी निशानदेही करना है। हम सोपोर के जच्चा बच्चा अस्पताल की निशानदेही करते हुए तस्वीर यानी विजुअल वीडियो आपके सामने ला रहे हैं और इस वीडियो में आपको साफ लग रहा है कि सफाई का फुकदान यहाँ पे दूर दूर तक नज़र आ रहा है। और इसमें तुर्रा ये कि यहाँ जो वाशरूम्स हैं उन वाशरूम्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहीं उन्हें कूड़ा करकट का ढेर बनाया गया है तो कहीं उन्हें स्टोर के लिए मखसूस रखा गया है। और यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, उनको कितनी परेशानी होती होगी ये खुद वही बता सकते हैं जो ये परेशानी झेल चुके होंगे। और इस हवाले से ये भी बताया जाता है
कि सोपोर के जच्चा बच्चा अस्पताल में 2 बजे के बाद तो कोई मिलने का सवाल ही नहीं। और बारामूला के CMO ऑफिस के हवाले से पहले ही आप जानते ही हैं, अक्सर खबरें आती रहती हैं वहाँ के इंतज़ामिया के हवाले से। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के से आज सोपोर के लोग अपील करे थे कि हो सके तो सोपोर के जच्चा बच्चा अस्पताल पर भी नज़र रखी जाए। और चलिए नाजरीन, अस्पताल की बात करें तो हम त्रहगाम कुपवाड़ा के अस्पताल पर भी नज़र डालते हैं। और त्रहगाम अस्पताल के बारे में अक्सर बताया जाता है कि 1856 जब कहीं अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, कहीं मुग़ल थे तो कहीं राजों और महाराजों का दौर था, तब यह अस्पताल बनाया गया था। और बताया जाता है कि तब नॉर्थ कश्मीर में ये पहला अस्पताल हुआ करता था जहां मरीज़ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से भी आते थे। तब सर्जरी के इंतज़ामात भी यहाँ हुआ करते थे, लेकिन वक्त बदलता गया, तारीख़ बदलती गई और त्रहगाम का ये अस्पताल अब अपनी पुरानी कहानी दोहराते हुए बता ही रहा है कि इमारत बता रही है, खंडर बता रहे इमारत अजीम है। और यहाँ आज तक मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ बदला नहीं गया, कुछ बढ़ाया नहीं गया। और आज भी यह अस्पताल जो है, जो करीबन आज 15,000 के करीब लोगों को 1.5 लाख के करीब, माफ़ कीजिएगा, लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करता है, लेकिन सिर्फ सहूलियात की बात की जाती है, अमली सहूलियात नहीं हैं। ये सर 1856 ईस्वी में वजूद में आया है। यहाँ से महाराजा प्रताप सिंह की फैमिली जो शारदा अस्थापन था उधर, वो जो इस वक्त पाकिस्तान में है, शारदा अस्थापन जाते थे और यहाँ उनका पड़ाव था। यहाँ उनका एक रेस्ट हाउस भी है, वो इस वक्त आर्मी 68 मोमडन ब्रिगेड में है। तो ये हॉस्टल उन्होंने अपने सुविधा के लिए रखा था, अपनी सुविधा, फिर लोगों को भी इसमें सहूलियात मिलती थी उस टाइम, लेकिन आज तक ये अपग्रेड नहीं हुआ है। हमने 1996 में जब हुकूमत बनी तो उस टाइम के MLA साहब के गुजारिश की थी, तो उसने तकरीबन 2000 में हमको ये आश्वासन दिया था कि ये अपग्रेड हो गया है, लेकिन आज तक ये अपग्रेड नहीं। उसके बाद LG साहिब और गवर्नर साहिबान से भी हमने गुजारिश की, तो इससे पहले जो मरमू साहब थे उसके साथ DC साहब की ऑफिस में हमने मीटिंग में भी उनको कहा कि उन्होंने कहा जल्द हो जाएगा। जो इस वक्त के LG साहब है हमारे, उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिए और उसको हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। यहाँ से भी सैंक्शन हो गया है, CMO ऑफिस से भी, डायरेक्शन ऑफिस से भी, लेकिन ऊपर से पता नहीं कहाँ जाते हैं ये कागजात, कौन खाता है इनको, कहाँ से कहाँ जाते हैं। इससे हम आश लगाए बैठे हैं कि ये अपग्रेड होना चाहिए SDH जब तक ये नहीं होगा। ये इस वक्त हमारी आबादी तकरीबन इस ब्लॉक की है 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब। इस 1.5 लाख की आबादी को ज़बरदस्त मुश्किलात, अगर कोई मामूली एमरजेंसी पड़ जाती है तो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंडवारा जाना पड़ता है, जो यहाँ से 40-35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के फासले पर है। इसलिए हम इस वक्त ज़बरदस्त गुजारिश करते हैं LG हुकूमत से कि हमको ये अपग्रेड करके दे दें, तो हम आपके मशकूर रहेंगे। और चलिए, जब तारीख़ की बात आ ही जाती है तो तारीख़ की सुइयां गढ़ी में होती हैं। तो गढ़ी कुलगाम के मेन बाज़ार में भी लगी थी। गढ़ी लगी तो नाम पड़ा घंटाघर चौक, और इस घंटाघर चौक से इलाके की खूबसूरती को जन्म भी हुआ, लोगों को कुछ नया देखने को भी मिला। और यूं कुलगाम की हिस्ट्री अगर ना सही, लेकिन कुछ न कुछ जोग्राफिया बदलने लगा, सयाती मुकाम का नाम भी पाने लगा। लेकिन वक़्त की रफ्तार या वक़्त के आला हुकाम को कुलगाम की मुकामी लोग बता रहे हैं कि खूबसूरती पसंद नहीं आई, और जहां गढ़ी थी, जहां घंटाघर था, वहां बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते हुए ये पेश किया जाने लगा कि ये घंटाघर नहीं बल्कि ये कोई ग्रिड स्टेशन हो। ऐसा लगता है कि ये बिजली का कोई ग्रिड स्टेशन है। और यहाँ करीबन 4 से 5 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, और इन ट्रांसफार्मर को या इस जगह को दूर से देखते ही मालूम हो जाता है कि ये घंटाघर चौक नहीं है बल्कि ये कोई और चौक है, ये ग्रिड स्टेशन चौक है। और यूँ कुलगाम के लोग कहते हैं कि खूबसूरती के लिए बड़ा पैसा तो खर्च किया, लेकिन अब उसको बदसूरत करने के लिए भी पैसा खर्च किया जा रहा है और सरकारी सतह पे किया जा रहा है। DC साहबस गुजारिश घंटाघर करतो निमो ट्रांसफार्मर निश आजाद। अत कुन दो ब्लास्ट गसान ट्रांसफार्मस, ये सारी खलक पेठस पे खसान, दपान इंसान खबर क्या दलील गई। बे वो तुम घंटाघर हालात, पेशाब वो तुम, मकरेर वो तुम, ये कह सह फख कि दपान चलहा वन अड़ मजी तूत फख, तुम करू ये पान चक, कॉकड़ ये कॉकड़न हज जंग तेर ना जन बनोमुत यह ना कोड़ कबाड़ा हिम्मो घंटाघरस बनोमुत। इसलिए DC साहबस गुजारिश कर ट्रांसफार्मर तुलतन ये थोद इन दीतन बदल कुछ जगह। यह घंटाघर गया यल हिू ये कर रंग फशा, अति बचे कुलगाम इज्जत, अहम सा कुलगामिस मज इज्जत, यह रोज DC साहब सी रोज यह इज्जत, तहद सत रोज पब्लिकस इज्जत।
चलिए कुलगाम की खबर के साथ साथ आपको अशकुरा बारामूला भी लिया चलते हैं। उमर अब्दुल्ला का दौर इक़्तिदार था। उमर अब्दुल्ला के दौर इक़्तिदार में इलाके के नौजवानों की सहूलियात के लिए और उनके हालात को देखते हुए यहाँ एक स्टेडियम को तामीर करने का तब ऐलान भी किया गया, रकूमात खर्च की गई। लेकिन उम्र खिज़र वाली बात यहाँ पे भी हुई। स्टेडियम से लेके जो बाकी मामलात हैं उन पे पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई। और आज हाल ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी ये मामला, ये प्रोजेक्ट, ये कम्प्लेक्स तैयार नहीं हो रहा है। और आज भी लोग अशकुरा के, बारामूला के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कब होगा मुकम्मल, कब होगी ये सब जिसका वादा किया था। तो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का आज का JK स्पेशल यहाँ पे अख्ताम पसीर हुआ चाहता है। समीर वानी मेरे आज के साथ कैमरामैन रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।